राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम आपसे बात करेंगे महानगर दिल्ली भारत की राजधानी ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय राजधानी भी है, जिसके संदर्भ में हमने पहले भी कई बार चर्चा किया है और बताया है कि दिल्ली एक ऐसा प्रांत है, एक ऐसा प्रदेश है जहां संपूर्ण विश्व की एम्बेसियां दिल्ली में है। दिल्ली भारत की भी राजधानी है और दिल्ली प्रदेश की भी राजधानी है। दिल्ली नाम आते ही लोगों के मन में एक उत्साह और उमंग उत्पन्न होता है। दिल्ली देखने की ललक लोगों के मन में उत्पन्न होने लगता है। लेकिन जब दिल्ली वे पहुंचते हैं तो दिल्ली में उन्हें एक तरफ विकसित दिल्ली और दूसरी तरफ स्लम दिल्ली देखने का अवसर मिलता है और वे परेशान हो उठते हैं जो आखिर दिल्ली में ये क्या हो रहा है, दिल्ली में ये क्या है। गांव से भी बदतर स्थिति, स्लमों से भी बदतर स्थिति, जहां आप अगर मूल्यांकन करने लगें तो अपने गांव को बेहतर मानेंगे इस दिल्ली से। दिल्ली का यह स्वरूप दिन प्रतिदिन क्यों बिगड़ता चला जा रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। जब चुनाव का वक्त आता है तो सभी राजनीतिक दल बढ़ चढ़कर दावा करते हैं, मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देने का काम ही नहीं करते, बल्कि उन्हें दिवा स्वप्न दिखाने का भी काम करते हैं और चुनाव जीतने के बाद फिर वही स्थिति दिल्ली की हो जाती है। दिल्ली में पहले 15 वर्षों तक कांग्रेस का शासन था और 10 वर्षों तक केंद्र में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी। लेकिन उस वक्त भी दिल्ली में दो प्रकार की स्थिति थी, एक स्लम वाली दिल्ली और एक महानगर वाली दिल्ली। चमचमाती दिल्ली, चमचमाती सड़कें, पूरी तरह से चमचमाती बिजली, रंग बिरंगे आलीशान भवनें। अगर आप एमपी क्वार्टर की ओर चले जाएं, अगर आप लोकसभा राज्यसभा की ओर चले जाएं, अगर आप प्रधानमंत्री निवास की ओर चले जाएं, आप राष्ट्रपति भवन की ओर चले जाएं, तो आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए हैं। तो एक तरफ दिल्ली की वह स्थिति थी जो साउथ दिल्ली तक, दक्षिणी दिल्ली तक फैली हुई थी और एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र है, बदरपुर, नरेला, ककरौला जैसे क्षेत्र जहां जनसंख्या की मार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जगह तो उतनी ही है, भीड़ अत्यधिक हो रही है, जिसके कारण विकास की जो किरण पहुंचनी चाहिए और जो पहुंच भी रही है उससे समुचित विकास होना संभव नहीं है। आज दिल्ली में कचरों का ढेर, आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है जो कि कुतुब मीनार से बड़े 3 पहाड़ खड़े हो गए हैं कचरों के, और यह सारी जिम्मेवारी वो दिल्ली नगर निगम के ऊपर डालने की बात कर रही है। वहीं भाजपा जो 15 वर्षों से नगर निगम में काबिज है, वह यह आरोप लगा रहा है कि केजरीवाल की सरकार, दिल्ली सरकार ने उन्हें फंड नहीं दिया, जिसके कारण वे अपने कर्मचारियों को भी समय पर वेतन नहीं दे पा रहे थे, विकास के काम बाधित होते रहे। अगर इस बार
दिल्ली नगर निगम जो तीनों को मिलाकर एक हो चुका है, उसमें अगर भाजपा की सरकार आती है तो केंद्र की सरकार से आए हुए पैसे एलजी के माध्यम से जब उन्हें विकास के लिए मिलेंगे तो दिल्ली का समुचित विकास वे कर पाएंगे। बातें हो रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और यह सिलसिला चलता रहेगा चुनाव की तारीख तक। चुनाव के बाद जब 4 तारीख को मतदाता मत का प्रयोग कर लेंगे और 7 तारीख को रिजल्ट जब आएगा तो फिर स्थिति दिल्ली की वही हो जाएगी जो विगत के वर्षों में लगातार देखने को मिला है। आज दिल्ली की स्थिति ये है कि अतिक्रमण की मार से दिल्ली करा रहा है। सड़कों की स्थिति यह है कि जगह जगह सड़कों पर आप जब चलेंगे तो आप गड्ढे में जा गिरेंगे। सड़कों की स्थिति अगर आप देख करके कोसेंगे तो कभी यह कहा जाएगा कि यह पीडब्ल्यूडी की सड़क है, कभी आपको यह बताया जाएगा कि एमसीडी की सड़क है, कभी यह बताया जाएगा कि केंद्र सरकार के अधीन यह सड़क है। आम मतदाता उलझ के रह जाता है जो आखिर यह सड़क है तो किसकी है और इसके लिए जिम्मेवार है तो कौन जिम्मेवार है। जब वोट की बात आती है, जब मतदान करने की बात आती है तो सभी राजनीतिक दल ये दावा करने लगते हैं जो यह उनकी जिम्मेवारी है, वे अगली बार इस पर जरूर ध्यान देंगे और मतदाताओं को किसी कष्ट का सामना आगे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली वाले लगातार कष्ट भोगते आ रहे हैं और पता नहीं यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा। दिल्ली नगर निगम का चुनाव 4 दिसंबर को और मतगणना 7 दिसंबर को होना तय है। अगर आप बात करें तो पूरे दिल्ली की स्थिति के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि 68 विधानसभा को मिलाकर 250 सीटें तैयार की गई है निगम पार्षद के लिए और तीनों नगर निगमों को एक कर दिया गया है और इसमें मतदाताओं की संख्या 1,46,00,000 है और मतदान केंद्र 13,665 बनाए गए हैं। महिलाओं को 104 सीट आरक्षित की गई है इन 250 सीटों में। 21 आरक्षित सीटें महिलाओं को आरक्षित कोटा से की गई है और 42 SC ST के लिए निर्धारित किया गया है। इस प्रकार से दिल्ली के मतदाता मतदान केंद्र और आरक्षित सीट पर अगर आप नज़र डालें तो इस बार ऐसा लग रहा है कि महिलाओं की संख्या भी निगम के चुनाव में ज़्यादा देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो आज चर्चा में है वह यह है कि सोमवार आखिरी दिन होगा उम्मीदवारों के लिए। अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने प्रत्याशी की सूची जारी नहीं किया है। अगर सोमवार आखिरी तिथि है नामांकन करने का तो 3 जो प्रमुख दल हैं कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी, तीनों के 250 उम्मीदवार अर्थात 750 उम्मीदवार होंगे और उनके कवरिंग कैंडिडेट भी उसी अनुपात में होंगे 250 अर्थात 750 उम्मीदवार तीनों दल के और 750 उनके कवरिंग कैंडिडेट अर्थात 1500 उम्मीदवारों का नामांकन होगा। उसके अतिरिक्त निर्दलीय उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में आएंगे उनके लिए भी वह आखिरी तारीख होगा। तो एक पूरे दिल्ली की व्यवस्था चरमरा उठेगी। सड़कों पर भीड़ से लेकर चुनाव अधिकारियों के ऊपर दबाव तक की स्थिति बनेगी। यह राजनीतिक दल जो इतने वर्षों से राजनीति कर रही है
वे अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने में भी इतना विलंब कर रही है, तो क्यों कर रही है? यह बड़ा गंभीर सवाल है सभी राजनीतिक के दलों के लिए कि निगम के प्रत्याशी बनाने में उसे इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है। अगर आनन फानन में प्रत्याशी का चुनाव होगा तो चुनाव जीतने के बाद वे अपने क्षेत्र के लिए क्या काम करेगा, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और यह स्थिति किसी एक दल की नहीं, तीनों प्रमुख दलों की है। कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो निगम के चुनाव होने से पहले, निगम के परिणाम आने से पहले, टिकट मिलने के समय में जब यह स्थिति है, तो आम मतदाता अनुमान लगा ले कि निगम कैसा बनने वाला है और आगे उनका भविष्य क्या होने वाला है। खैर, यह वक्त बताएगा कि आगे दिल्ली की स्थिति सुधरेगी या पहले से भी ज़्यादा बिगड़ेगी। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम फिर आपसे बात करेंगे, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग यूनिट ऑफ निर्मल्स। सातों दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। ब्रेक पर जाते समय हम बात कर रहे थे महानगर दिल्ली में दिल्ली नगर निगम के चुनाव के संदर्भ में, दिल्ली के स्थिति के संदर्भ में, जहां चारों तरफ गंदगी इस प्रकार फैली हुई है कि यह लगता ही नहीं कि महानगर दिल्ली है। अतिक्रमण की भरमार है। सड़कों पर आप जिधर भी जाएं, फुटपाथ पर आपको कब्जा ही नजर आएगा। कहीं तो फुटपाथ पर दुकानें सज गई है, तो कहीं वाहनों का जकीरा लगा हुआ है, कहीं साप्ताहिक बाजार लग रही है, तो कहीं फुटपाथ पर रंग बिरंगे खिलौने बेचे जा रहे हैं। फुटपाथ पर आम आदमी चल ही नहीं सकता। सड़कों पर वाहन की पार्किंग से आधे से अधिक सड़क अतिक्रमित हो चुके हैं। आप जिस मार्केट में भी जाएं, उस मार्केट के व्यापारियों द्वारा मार्केट पर यह अतिक्रमण किया गया है। यह उनकी मजबूरी भी है, उनकी व्यवस्था भी है, और वह इस बात को जानते समझते हुए भी कि इस अतिक्रमण के कारण उनके मार्केट में ग्राहकों को आने में भी परेशानी होती है। लेकिन वे क्या करें, क्योंकि उनके पास पार्किंग नहीं है, इसलिए वे अपने अपने दुकानों के सामने में ही अपने वाहन की पार्किंग करते हैं। और जब ग्राहक उस मार्केट में आता है या उनके दुकान पर आता है, तो वे भी अपना वाहन वहीं पार्किंग कर देता, जिससे उस सड़क से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोग अंदर ही अंदर कूदते हैं, लेकिन फिर अपने आप से ही सवाल करते हैं, जो अपना खून जलाकर, अपना बीपी बढ़ाकर क्या होगा, कोई उनका सुनने वाला तो है ही नहीं। दिल्ली में एक और नया ट्रेंड चल पड़ा है, ठगी का। यह सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, संपूर्ण देश में चल रहा है, लेकिन दिल्ली में यह काफ़ी सुनने में आ रहा है। पुलिस सक्रिय भी है, काफ़ी पुलिस धरपकड़ भी करती है। साइबर क्राइम की टीम लगातार इस दिशा में काम भी कर रही है। उसके बावजूद भी कॉल सेंटर की आड़ में ठगी का धंधा फलता और फूलता नजर आ रहा है। उत्तम नगर
पुलिस द्वारा द्वारका डीसीपी के द्वारा उत्तम नगर के एक कॉल सेंटर पर छापा मारकर 1100 लोगों के साथ की गई ठगी का खुलासा किया गया है। यह इंश्योरेंस के नाम पर लोगों को ठगी करने का काम करता था। कॉल सेंटर के माध्यम से कभी रोजगार के नाम पर ठगी किया जाता है, कभी इंश्योरेंस के नाम पे ठगी किया जाता है, कभी कार्ड ब्लॉक के नाम पे ठगी किया जाता है। तरह तरह के ठगी के धंधे इन कॉल सेंटरों के माध्यम से किया जा रहा है। पुलिस धरपकड़ भी करती है, लेकिन यह धंधा रुकने की जगह लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। गाजियाबाद में तो और भी चौंकाने वाला मसला सामने आया जब इंश्योरेंस की ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा तो उससे 10 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया, जिसकी शिकायत वहां के डीसीपी 3 द्वारा जांच में लाई गई है और जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बड़ा गंभीर आरोप है कि पकड़े गए आरोपी से 10 लाख रुपए की रिश्वत लेकर छोड़ दिया गया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह अपराधी फिर आगे क्या करेगा, कितने लोगों को ठगेगा और उसके मनोबल का स्तर क्या होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में हम यह सब चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि यह राष्ट्रीय मुद्दा है, आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ मसला है और भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि सभी सैटेलाइट चैनल अब प्रतिदिन 30 मिनट राष्ट्र प्रेम की और आम लोगों से जुड़ी हुई सार्वजनिक मुद्दे को उठाने का काम निश्चित रूप से करें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में तो इन सभी मुद्दों को लगातार पिछले कई वर्षों से उठाया जाता रहा है और राष्ट्र की बात राष्ट्र के सामने लाने का प्रयास किया जाता रहा, चाहे वह स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीदों के वंशजों को एकत्र कर करके उन अमर शहीदों को शहीद का दर्जा दिलाने की बात हो, या राष्ट्र को एकजुट करने के लिए जाति धर्म वर्ग भेद से ऊपर उठकर राष्ट्र को सर्वप्रथम मानने के लिए सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात हो, चाहे वह किसान आंदोलन की समय की बात हो, चाहे नोटबंदी का मसला रहा हो, सभी वक्त राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम सकारात्मक मीडिया टीम ने यह प्रयास किया है कि राष्ट्र सर्वप्रथम के सिद्धांत पर चलते हुए राष्ट्र सर्वप्रथम की बात की जाए और राष्ट्रवासियों को राष्ट्र सर्वप्रथम के सिद्धांत पर चलने के लिए प्रेरित किया जाए। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सुबह दक्षिण भारत के 4 राज्यों की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान बेंगलुरु पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने विधान सौध परिसर में संत कवि कनकदास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपने दौरे की शुरुआत की। बता दें कि शुक्रवार को संत कवि कनकदास की जयंती है। इसके बाद पीएम मोदी ने क्रांतिवीर संगोली रायना रेलवे स्टेशन पर जाकर सुबह वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये देश की 5वीं और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। आपको बता दें कि इस ट्रेन से अब दक्षिण भारत के बीच बड़े शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक अब चेन्नई और बेंगलुरु के बीच का सफर बहुत कम समय में पूरा किया जा सकता है। फिलहाल बेंगलुरु और चेन्नई के बीच शताब्दी एक्सप्रेस, डबल डेकर और चेन्नई मेल जैसी कई ट्रेनें चल रही हैं। वहीं वंदे भारत की बात करें तो ये ट्रेन 160 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड से चल सकती है। इस ट्रेन के किराए की बात करें तो चेन्नई से मैसूर तक चेयर कार का किराया 1200 रुपये होगा, वहीं एग्जीक्यूटिव का किराया 295 रुपये होगा और वापसी में मैसूर से चेन्नई का चेयर कार का किराया 1365 रुपये होगा। ट्रेन में सुबह ब्रेकफास्ट और दोपहर में लंच की सुविधा भी उपलब्ध है। बता दें कि विश्व स्तरीय वंदे भारत पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित है और यात्रियों को
कई आधुनिक सुविधाएं प्रदान करती है। ये ट्रेन मेक इन इंडिया का एक ज्वलंत उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी आज से दक्षिण भारत के मिशन पर है। इसके तहत पीएम ने 4 राज्यों की 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत कर दी है। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अपने स्टार्टअप के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और भारत को स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करने में बेंगलुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे बेंगलुरु में एक बहुत विशेष दिन पर आने का अवसर मिला है। आज कर्नाटका की, देश की 2 महान संतानों की जन्म जयंती है। संत कनकदास जी ने हमारे समाज को मार्गदर्शन दिया, तो उनके ओवावाज ने हमारे गौरव, हमारी संस्कृति की सुरक्षा के लिए योगदान किया। मैं इन दोनों विभूतियों को पुनः एक बार नमन करता हूं। आज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का भी उद्घाटन हुआ है। साथियों, आज पूरी दुनिया में भारत की पहचान स्टार्टअप के लिए है और भारत की इस पहचान को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे बेंगलुरु की है। स्टार्टअप सिर्फ एक कंपनी भर नहीं होता, स्टार्टअप एक जज्बा होता है, कुछ नया करने का जज्बा। मुरैना में 3 दिवसीय कृषि मेले का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन के साथ कृषि मेला व प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। सारा मध्य प्रदेश इस बात का साक्षी है कि 2003 से पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। मैं इसलिए भी शिवराज सिंह चौहान जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के गांव विकसित हुए, मध्य प्रदेश के शहर विकसित हुए, मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर बढ़ी, सिंचाई के साधन बढ़े, बिजली की उपलब्धता बढ़ी, किसान को 0% ब्याज पर कर्ज मिलना प्रारंभ हुआ। सिंचाई का रकबा 2007 में 7 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, आज 45 लाख हेक्टेयर में मध्य प्रदेश में सिंचाई की जाती है। यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हम सब लोगों के लिए यह भी सौभाग्य का विषय है कि एक समय था जब शिवराज सिंह जी तो काम करते थे, लेकिन केंद्र का उतना सहयोग उपलब्ध नहीं होता था। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद आज केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है और मिलकर काम करने का आप सबके बीच में यह कृषि मेला और प्रदर्शनी एक अपने आप में बड़ा उदाहरण है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव 2022 को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अपने घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को 10 गारंटी दी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, हमारी गारंटी कभी नहीं टूटती है। आज हम आम आदमी पार्टी की 10 गारंटी रिलीज करने जा रहे हैं। पहली गारंटी है, दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएंगे। पहली चीज़ कि दिल्ली में जो तीनों कूड़े के पहाड़ हैं इनको ख़त्म करेंगे। सड़कों और गलियों की शानदार साफ सफाई करेंगे, बहुत गंदी रहती हैं, साफ सफाई नहीं होती।
अपने जुझारू और मेहनती सफाई कर्मियों के साथ मिलके हम सड़कों और गलियों की शानदार सफाई करेंगे। आपको नक्शे पास कराने का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन करेंगे ताकि आपको कम से कम इंटरेक्शन करना पड़े। जैसे दिल्ली के विभागों में हमने किया, ऐसे ही नई बिल्डिंग और मकान के नक्शे पास कराने की प्रक्रिया को बेहद सरल किया जाएगा। पार्किंग की समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगे, इसका स्थायी और व्यवहारिक समाधान निकाला जाएगा। चौथा, आवारा पशुओं से दिल्ली के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। पांचवा, जितनी नगर निगम की सड़कें और गलियां हैं वो सारी टूटी फूटी हैं, उनको ठीक कराएंगे, अच्छा कराएंगे। छठा, दिल्ली के सरकार के हमने सारे स्कूल और अस्पताल अच्छे कर दिए, उसी तर्ज पे नगर निगम के स्कूल और अस्पताल भी शानदार बनाएंगे। सातवां, दिल्ली के सारे नगर निगम के भी सारे पार्कों को शानदार बनाएंगे। आठवां, जितने कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा। नौवां, लाइसेंस लेने की पूरी प्रक्रिया को इतना सिंप्लीफाई कर देंगे और ऑनलाइन कर देंगे कि आपको ऑटोमेटिक लाइसेंस मिलने चालू हो जाएंगे। और जितना इंस्पेक्टर राज है, इंस्पेक्टर राज को ख़त्म किया जाएगा और जो दुकानें सील की गई हैं उन सील दुकानों को खोला जाएगा। 10वां, रेहड़ी पटरी वालों को बहुत दिक्कत होती है, उनके लिए भी वेंडिंग जोन बनाएंगे, उनको प्रॉपर लाइसेंस देंगे और उनको साफ सुथरे वेंडिंग जोन बनाएंगे, उनको भी भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक बार फिर शराब नीति पर आम आदमी पार्टी को घेरा है। संबित पात्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्ट पार्टी है। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले को लेकर परत दर परत खुल रही है। आज सुबह से हमने अखबार में देखा है कि एक महत्वपूर्ण विषय दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर कई खुलासे जो हैं वो खुलासे आज अखबार के माध्यम से हुआ है। आज अखबारों से मालूम पड़ा है कि 2 लोगों को रिमांड पे कल लिया गया है। ये बड़े बिजनेसमैन हैं। हैदराबाद से इन बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली की आबकारी नीति थी, जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी थी, और ये जो शराब घोटाला मनीष सिसोदिया जी ने किया है, किस प्रकार से परत दर परत ये परतें खुल रही हैं। वहीं भाजपा नेता आशीष सूद ने डीआईडी न्यूज पर एमसीडी चुनाव में केजरीवाल सरकार की गारंटी पर भी हमला बोला। फैशन के इस दौर में गारंटी का क्या मतलब है? बड़ी फेमस स्टेटमेंट है, आप सबने सुनी, और जो खुद वारंटी पर हैं वो गारंटी क्या देंगे? कोई गारंटी नहीं दे सकते। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी हमेशा ध्यान भटकाने की राजनीति करते हैं। ये 2020 का गारंटी पत्र है, इसमें कहा गया था प्रदूषण हट जाएगा, हट गया क्या? आपके बच्चे रोज 20 सिगरेट पीते हैं इसी प्रदूषण के कारण। यमुना साफ हो गई, अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी, सड़क मिल गया, दिल्ली के झुग्गी निवासियों को मकान मिल गया। इस गारंटी का कोई मतलब नहीं। अरविंद केजरीवाल जी केवल राजनीति कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, अधिकारियों को लेकर दिए हलफनामे को बताया गैर जरूरी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए अभिनेता सुशांत सिंह, कहा प्यार व सद्भाव की राह मुश्किल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा हिमाचल प्रदेश के लोग कांग्रेस पर अपना वोट बर्बाद न करें। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में संदिग्ध आतंकी हमले में एक पुलिस अधिकारी की मौत और एक अन्य घायल। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के वाहन पर गोली चलाने वाले आरोपियों को हफ्ते भर में करना होगा आत्मसमर्पण। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत की खारिज। फरीदकोट में गुरुवार सुबह डेरा सच्चा सौदा प्रेमी की गोली मारकर की गई हत्या में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 आरोपी गिरफ्तार। न्यूजीलैंड के आगामी दौरे पर भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ को आराम, VVS लक्ष्मण भारतीय टीम के कार्यवाहक मुख्य कोच होंगे। खतरनाक होती जा रही दिल्ली NCR की हवा, सुबह देखी धुंध की मोटी चादर, बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। नोएडा में हवाला कारोबार करने के आरोप में 8 लोग गिरफ्तार, करोड़ों रुपए का काला धन बरामद। राष्ट्र
राष्ट्र